यस, तो इससे प्रीवियस लेक्चर में क्लासिस क्लेपेरॉन इक्वेशन अपन ने स्टडी कर ली थी। वो क्लासिस क्लेपेरॉन इक्वेशन क्या थी? एक डिफरेंशियल इक्वेशन थी जो किसको रिप्रेजेंट करती थी? बिहेवियर ऑफ फेज इक्विलिब्रियम कर्व, परावस्था संतुलन वक्र को व्यक्त करने की एक डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको अपन क्या कहते हैं? क्लासिस क्लेपेरॉन इक्वेशन। और वो इक्वेशन आई थी dp ओवर dt इज इक्वल L12 ओवर t डेल v। डेल v क्या था यहाँ पर? v2 माइनस v1, यही थी। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखिए एप्लीकेशंस ऑफ क्लासिस क्लेपेरॉन इक्वेशन। लिखिए भाई एप्लीकेशंस ऑफ क्लासिस क्लेपेरॉन इक्वेशन। तो लिखते हैं इसको। फर्स्ट टॉपिक, एप्लीकेशंस ऑफ क्लासियस क्लेपेरॉन इक्वेशन। क्लासियस क्लेपेरॉन समीकरण के अनुप्रयोग। क्लासियस क्लेपेरॉन समीकरण के अनुप्रयोग लिखो। तो देखो क्या थी वो इक्वेशन, लिखो। सबसे पहले हम जानते हैं कि क्लासियस क्लेपेरॉन समीकरण क्या थी? dp ओवर dt इज इक्वल L12 ओवर t डेल v, यही थी। यहां L12 क्या था? लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट गुप्त ऊष्मा। और डेल v क्या था? v2 माइनस v1, आयतन परिवर्तन, चेंज इन वॉल्यूम, आयतन परिवर्तन। यह है भाई, लिखो। अब देखो इसका फर्स्ट जो एप्लीकेशन है वो क्या है? क्वथनांक पर दाब का, क्वथनांक पर दाब का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट। लिखो भाई, लिखो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है। अब देखो क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट का मतलब कोई एक लिक्विड है, वो लिक्विड क्या है? लिक्विड चेंज हो रहा है हीट में, वाष्प में। किस में चेंज हो रहा है? वाष्प में। तो जो लिक्विड वाष्प में चेंज होगा तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा ना, क्योंकि उसके लिए जो डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो इस कंडीशन में उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो जब वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेल वी की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? पॉजिटिव रहेगी। वॉल्यूम बढ़ेगा इसका मतलब डेल वी की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव। इसका मतलब ये पूरी की पूरी क्वांटिटी क्या है? पॉजिटिव। टेम्परेचर हमेशा पॉजिटिव, लेटेंट हीट हमेशा पॉजिटिव, और ये डेल वी भी क्या हमेशा पॉजिटिव। क्या है? हमेशा पॉजिटिव। इसका मतलब जो RHS है वो इक्वेशन का वो क्या है? पॉजिटिव है। जब RHS पॉजिटिव हो गया तो इसका मतलब LHS भी हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। अब पॉजिटिव कब रहेगा? या तो dp माइनस में हो तो dt भी माइनस में हो, भाई माइनस और माइनस प्लस, या फिर दोनों प्लस में हो, या तो दोनों माइनस में या फिर दोनों प्लस में। प्लस में होने का मतलब प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। प्रेशर प्लस रहेगा ना, प्लस का मतलब प्रेशर बढ़ना, प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, प्रेशर घटेगा तो टेम्परेचर भी घटेगा। समझ में आ रही है? मैं लिख देता हूं इसको एक बार, फिर समझ में आएगा आपके। जब कोई द्रव गैसीय अवस्था में परिवर्तित, जब कोई द्रव गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है तो इसको इक्वेशन 1 दे लेना ऊपर वाली को, इसके आयतन में वृद्धि हो जाती है।
वृद्धि हो जाती है, अर्थात डेल वी इज इक्वल धनात्मक, डेल वी बराबर धनात्मक। अतः स्पष्ट है कि समीकरण 1 का RHS धनात्मक, RHS भी धनात्मक होता है। इस स्थिति में dp ओवर dt इज इक्वल पॉजिटिव, dp ओवर dt इज इक्वल पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव कब रहेगा? दाब बढ़ाओ ताप बढ़ेगा, दाब घटाओ ताप घटेगा, ऊपर प्लस नीचे प्लस, ऊपर माइनस नीचे माइनस। अतः स्पष्ट है कि दाब में वृद्धि होने पर क्वथनांक में भी क्वथनांक टेम्परेचर तो है, क्वथनांक में भी वृद्धि होती है, क्वथनांक में भी वृद्धि होती है। ये लिखो भाई, समझ में आ रहा ना? यदि ये पॉजिटिव रहेगा तो ये भी पॉजिटिव रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा मतलब ऊपर नीचे दोनों साइड प्लस, ऊपर वाले को बढ़ाओ नीचे वाला बढ़ेगा। ठीक है, ये लिखो, मैं इंग्लिश में लिखवाता हूं एक बार। So it is clear that, जैसे लिखो, when a matter change their state from liquid to gaseous state, then its temperature, its volume becomes increases, that is del V is equal positive, ठीक है ना? So RHS of equation 1 is also positive, therefore RHS पॉजिटिव होगा, इसका मतलब dp ओवर dt इज इक्वल पॉजिटिव, dp ओवर dt इज इक्वल पॉजिटिव। अब इसका मतलब ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, अतः स्पष्ट है कि so it is clear that if pressure increases, then boiling point also increases, समझ में आ गया होगा? जब कोई सिस्टम अपनी लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में चेंज होगा तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। तो उस कंडीशन में यदि आप प्रेशर बढ़ाओगे, वापस उसको कंप्रेस करने की कोशिश करोगे, तो जब कंप्रेस करने की कोशिश करेगा तो वहां पर उस स्टेट में उसका जो टेम्परेचर है वो भी क्या होगा? बढ़ेगा। टेम्परेचर भी क्या होगा? बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि उस कंडीशन में सिस्टम के ऊपर आप वर्क कर रहे हो, तो ठीक है, ये है। अब ये कर लिया होगा। अब है गलनांक, सेकंड, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मेल्टिंग पॉइंट।
मेल्टिंग पॉइंट। यहां पर दो केस बनेंगे, लिक्विड सॉरी बर्फ जो आइस होती है ना, आइस जब लिक्विड में चेंज होती है तो उसका जो वॉल्यूम है वो कम होता है। वॉल्यूम क्या होता है? कम। उस आइस के अलावा और जितने भी हमारे पास सॉलिड्स हैं वो जब लिक्विड में चेंज होते हैं तो उसका वॉल्यूम बढ़ता है। तो सबसे पहले तो जो लिक्विड को छोड़कर और की बात कर लेते हैं। जब कोई, या लिख लेता हूं पूरा ही, इसकी बात करेंगे पहले। बर्फ के अतिरिक्त सभी ठोस जब द्रव अवस्था में परिवर्तित होते हैं तो, बर्फ के अतिरिक्त सभी ठोस जब द्रव अवस्था में परिवर्तित होते हैं तो आयतन में वृद्धि होती है। आयतन में वृद्धि होती है, अर्थात डेल वी इज इक्वल पॉजिटिव। डेल वी इज इक्वल पॉजिटिव। जब ये पॉजिटिव होगा इसका मतलब ये पूरा पूरा पॉजिटिव होगा, अतः समीकरण 1 का RHS भी पॉजिटिव होता है। समीकरण 1 का RHS भी पॉजिटिव होता है, जिससे dP और dt भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। वही केस आ गया पहले वाला। ये पॉजिटिव कब रहेगा? जब ऊपर भी प्लस हो नीचे भी प्लस हो, दाब भी बढ़ाओ तो ताप भी बढ़ाओ, ठीक है ना। अतः स्पष्ट है कि ठोस अवस्था से, अतः स्पष्ट है कि दाब में वृद्धि से, दाब में वृद्धि से गलनांक में भी वृद्धि होती है। गलनांक में भी वृद्धि होती है, परंतु बर्फ जब पानी में परिवर्तित होती है तो उसके आयतन में कमी होती है। आयतन में कमी होती है, जिससे इसका केस अपोजिट हो जाएगा। दाब बढ़ाने पर गलनांक कम हो जाएगा, सीधा सा मतलब यह है, जिससे दाब में वृद्धि से गलनांक में कमी होती है। दाब में वृद्धि से गलनांक में कमी होती है। लिखो भाई, इसको लिखो, समझ में आ गया ना। ये सेम पहले वाले का जस्ट अपोजिट ही है। व्हेन ए मैटर चेंज देयर स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड स्टेट, ब्रैकेट में एक्सेप्टिंग आइस, बर्फ को छोड़कर एक्सेप्टिंग आइस, then its volume becomes increases, that is del V is equal to positive, so RHS of equation 1 is also positive, therefore dP or dt is equal to positive, so it is clear that when pressure increases then melting point also increases। फिर लिख देता हूं इसके लिए, but when ice convert in water
convert into water, then volume is decreases. Volume is decreases. Therefore, when pressure increases, then melting point decreases. Melting point decreases. ये लिखो भाई, ice convert into water, then volume is decreases. Therefore, when pressure increases, then melting point decreases. ये हो गया भाई। टेम्परेचर कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है वो अपन डिफाइन कर सकते हैं क्लासिस क्लैपेरॉन इक्वेशन के द्वारा। ये ओवर है भाई। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अपन मैक्सवेल्स इक्वेशंस। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये भी मोस्ट था। दो चैप्टर इस यूनिट में, तो ये एक इससे नेक्स्ट लेक्चर में ओवर हो जाएगा, एक लेक्चर और लगेगा उसमें, और फिर लगभग 3 या 4 लेक्चर का एक चैप्टर और बचेगा। फर्स्ट और सेकंड यूनिट थोड़ी सी बड़ी है, बाकी थर्ड और फोर्थ बहुत कम है, ठीक है ना। अब करते हैं मैक्सवेल इक्वेशंस। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। चार नियमों का यूज किया इसने। एक तो एंथैल्पी का यूज किया, एक गिब्स फ्री एनर्जी का यूज किया, एक हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी का यूज किया, और एक थर्मोडायनेमिक्स की फर्स्ट और सेकंड लॉ का यूज किया। इनको यूज करके SPTV, एंट्रोपी, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम के बीच में मैक्सवेल ने कुछ फंडामेंटल रिलेशंस डिफाइन कर दिए, और जो डिफाइन करने की जो इक्वेशंस थी उन्हीं इक्वेशंस को अपन बोलते हैं मैक्सवेल इक्वेशंस। क्या बोलते हैं? मैक्सवेल इक्वेशंस। ठीक है ना, मैं क्या बोल रहा हूं? 3 तो क्वांटिटी ये हो गई, एक फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इन 5 का यूज करके मैक्सवेल ने कुछ फंडामेंटल इक्वेशन दिए जो रिलेशन रिप्रेजेंट करती है इन 4 के बीच में, और उन्हीं इक्वेशन को क्या कहते हैं अपन? मैक्सवेल इक्वेशन। और वो मैक्सवेल इक्वेशन किसी भी सिस्टम की स्टडी करने के लिए इंपॉर्टेंट होती है। किसी भी सिस्टम की स्टडी करने के लिए क्या होती है? इंपॉर्टेंट। क्यों? SPTV ये क्या होते हैं? ये होते हैं थर्मोडायनेमिकल पैरामीटर, ऊष्मागतिक प्राचल, जिसको अपन मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर। किसी भी थर्मोडायनेमिकल सिस्टम की हो, सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करने के लिए, किसी भी थर्मोडायनेमिकल सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करने के लिए कुछ बेसिक पैरामीटर है, उनकी आवश्यकता होती है, और वो कौन से हैं? SPTV। ठीक है, एंट्रोपी, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम। ठीक है, तो इनमें जो रिलेशन दिया जाएगा वो दिया जाएगा मैक्सवेल इक्वेशन के द्वारा। ठीक है ना। अब वो कैसे देंगे वो अपन पूरी डिटेल से स्टडी करते हैं। तो पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। लिख लेना मैक्सवेल समीकरण। मैक्सवेल समीकरण देखो, मैक्सवेल ने ऊष्मागतिकी के प्रथम व द्वितीय नियम, ऊष्मागतिकी के प्रथम व द्वितीय नियम तथा गिब्स मुक्त ऊर्जा G, हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा F तथा एंथैल्पी के उपयोग से 4 मूलभूत समीकरणें
प्रदान की गई जो ऊष्मागतिक निकाय की एंट्रोपी S, दाब P, ताप T व आयतन V में संबंध को व्यक्त करती है, संबंध को व्यक्त करती है, जिन्हें मैक्सवेल की ऊष्मागतिक समीकरण कहते हैं। मैक्सवेल की ऊष्मागतिक समीकरण कहते हैं। ये लिखो भाई, इंग्लिश में लिख देता हूं मैं इसकी डेफिनेशन, बाकी तो फिर मैथमेटिकल पोर्शन है पूरा। फोर फंडामेंटल इक्वेशन derived by Maxwell to represent relation between four fundamental equation derived by Maxwell using first and second law of thermodynamics, comma Gibbs free energy, Helmholtz free energy, comma enthalpy। To represent the relation between parameters entropy, pressure P, temperature T, volume V of thermodynamical system, which are known as Maxwell's मैक्सवेल्स थर्मोडायनेमिकल इक्वेशंस। ये लिखो भाई, फोर फंडामेंटल इक्वेशन डिराइव्ड बाय मैक्सवेल यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, गिब्स फ्री एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, एंथैल्पी टू रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन पैरामीटर्स एंट्रोपी एस जो भी है ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम विच आर नोन एज मैक्सवेल इक्वेशंस। ठीक है, ये करो भाई, ये डेफिनेशन है। अब ये चार इक्वेशन कौन कौन से उनके ऊपर बात करेंगे। अब मैथमेटिकल है पूरा, अब टोटल मैथमेटिकल। फर्स्ट, प्रथम मैक्सवेल समीकरण। फर्स्ट आपके इसमें फिजिकल केमिस्ट्री में भी यही है, फर्स्ट मैक्सवेल्स इक्वेशन। इजी है ये, देखो
ये प्रोसेस ध्यान रखना, नेक्स्ट 3 अपने आप हो जाएगी। ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम से, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिख लेना, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या था ये है डी क्यू इज इक्वल डी ई प्लस पी डी वी, यही है ना। तो यहां पर मैं ये कर दूं डी ई इज इक्वल डी क्यू माइनस पी डी वी। और आपको पता है कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है कि डी एस बराबर होता है डी क्यू बाई टी, तो डी क्यू बराबर हो जाएगा टी डी एस, टी डी एस। तो क्या हो जाएगा, रख दूं यहां पर, तो डी क्यू की जगह ये डी ई एज इट इज, यहां पर टी डी एस माइनस पी डी वी, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1। अब देखो ये ई मीन एनर्जी है, क्योंकि सिंस माध्य ऊर्जा, ये ऐसे करो सिंस जो ई होता है ना वो किसका फंक्शन होता है, एस और वी का। अब ये कैसे याद रखोगे, ये देखो याद कैसे रखना है, डिफरेंशियल एस का हो रहा है ना डी एस, डिफरेंशियल वी का हो रहा है ना डी वी। तो आपको ये याद रखना है कि ये जो ई है ना वो इस एस का और वी का फंक्शन है। डी एस के लिए टी को कांस्टेंट रखा है, डी वी के लिए पी को कांस्टेंट रखा है। तो यहां पर ये ई किसका फंक्शन है, ई फंक्शन है इस एस का और वी का, ठीक है। अब इसका डिफरेंशियल करो, ऑन टेकिंग टोटल डेरिवेटिव, ऑन टेकिंग टोटल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डी ई इज इक्वल डेल ई और डेल एस और ये डी एस प्लस डेल ई ओवर डेल वी इंटू डी वी। ध्यान ये रखना है जब आपने एस का किया ना एस के लिए तो वी को कांस्टेंट रखना है, और वी के लिए किया तो आपने एस को कांस्टेंट रखा है। ऐसे करते हैं। सबसे पहले भाई फंक्शन तो दोनों का ही है ना, तो सबसे पहले आपने एस का ही लिया है तो एस के लिए इस वी को कांस्टेंट रख के चलना है, वी के लिए इस एस को कांस्टेंट रख के चलना है। ये इक्वेशन 2। तो 1 और 2 का कंपेयर करो, कंपेयर करो भाई 1 और 2 का। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, देखो डी की जगह डी ई, इस डी एस का कोफिशिएंट यहां पर टी है और इसका कोफिशिएंट यहां पर क्या है, तो यानी ये मैं बोल रहा हूं कि डेल ई ओवर डेल एस फॉर कांस्टेंट वी, इसके लिए इसकी जगह पर क्या आ रहा है टी, ठीक है, और इसकी जगह यहां पर क्या आ रहा है माइनस पी। तो डेल ई ओवर डेल वी एस इसकी जगह पर आ रहा है माइनस पी, ये इक्वेशन 3, ठीक है। अब देखो सिंस इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूं, डेल स्क्वायर ई ओवर डेल एस डेल वी कर सकता हूं ना, ऐसा बात तो वही है, दोनों एक ही बात है ना। अरे भाई पहले ई का एस के रेस्पेक्ट में करके चाहे फिर वी के रेस्पेक्ट में कर दो, या फिर ई का पहले वी के रेस्पेक्ट में करके फिर चाहे एस के रेस्पेक्ट में कर दो, बात तो एक ही है, एक ही सॉल्यूशन आएगा, पार्शियल में एक ही सॉल्यूशन आएगा। अब इसको मैं और कैसे लिख सकता हूं, डेल और पहले मैंने डेल वी लिया, क्या लिया डेल वी, सबसे पहले मैंने किसके लिए किया एस के लिए कर दिया, ठीक है। और जब एस के लिए किया तो मैंने वी कांस्टेंट, फिर ओवरऑल एस कांस्टेंट। पहले इस ई का ये देख लो, पहले एस के लिए कर दो और फिर वी के लिए कर दो, ठीक है ना। ऐसे ही इसको लिख दो, पहले क्या करेंगे डेल ई ओवर डेल वी, तो यहां पर एस कांस्टेंट है, और फिर लास्ट में वापस डेल ओवर डेल एस और ये वी कांस्टेंट, ये लो एक ही बात है, ये एक ही बात है, ठीक है ना। अब ये वैल्यू पुट कर दो भाई, 3 का उपयोग कर दो यहां पर, ये समझ में आ गया होगा आई थिंक। ये पार्शियल डिफरेंशियल की प्रॉपर्टी है, आंशिक अवकलन का गुणधर्म है ये, ठीक है ना। पहले क्या किया, ई का एस के रिस्पेक्ट में कर दिया, तो उस टाइम में आपने वी कांस्टेंट रख लिया, किसको रख लिया वी कांस्टेंट। उसके बाद में अब वी के रिस्पेक्ट में करोगे तो एस को कांस्टेंट रख लो,
नहीं आया समझ में तो दोबारा देखो, मैं एक एग्जाम्पल बताता हूं। एग्जाम्पल ये है कि आपके पास कोई क्वांटिटी है एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है ना। इसका मैं पहले एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर रहा हूं, तो क्या आएगा, एक्स के रेस्पेक्ट में वाई कांस्टेंट, तो 2x वाई आ गया क्या। अब मैं वाई के रेस्पेक्ट में कर दूं तो क्या आ जाएगा, ये 2x आएगा। अब यदि मैं पहले उसी का एक्स स्क्वायर वाई का पहले एक्स वाई के रेस्पेक्ट में करके देख लो, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा। अब इसका एक्स स्क्वायर का अब एक्स के रेस्पेक्ट में करके देखो 2x आएगा। बात तो वही है ना, पहले मैंने इसमें एक्स के रेस्पेक्ट में किया और इसमें मैंने वाई के रेस्पेक्ट में, इसमें वाई के और इसके एक्स में, दोनों सॉल्यूशन सेम है। तो इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि डेल स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई है, पहले वाई के रेस्पेक्ट में करके एक्स के रेस्पेक्ट में कर दो, या फिर एक्स के रेस्पेक्ट में करके वाई के रेस्पेक्ट में कर दो, सेम सॉल्यूशन आएगा। ऐसे करना है, ठीक है ना। तो समीकरण 3 का उपयोग करें ऑन यूजिंग इक्वेशन 3, डेल ओवर डेल वी, यहां पर क्या हो जाएगा, डेल ई और डेल एस की वैल्यू ये आ रही है, तो टी, और ओवरऑल कांस्टेंट क्या है, एस, फिर ये वैल्यू माइनस में आएगी, तो माइनस डेल ओवर डेल एस, इसकी वैल्यू क्या है, पी, तो ये पी, ओवरऑल कांस्टेंट वी। ये लो भाई, जो कि प्रथम मैक्सवेल समीकरण है। विच इज फर्स्ट मैक्सवेल्स इक्वेशन, फर्स्ट मैक्सवेल्स थर्मोडायनेमिकल इक्वेशन, जो कि प्रथम मैक्सवेल समीकरण है। विच इज फर्स्ट मैक्सवेल्स थर्मोडायनेमिकल इक्वेशन, ठीक है। ये प्रोसेस सब में करना है, सेम फॉर्मेट चलेगा। चलो करता हूं मैं, इसको साइड में लिख रहा हूं मैं। चलो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, डेल टी ओवर डेल वी एस माइनस डेल पी ओवर डेल एस वी, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब मैं लिखूंगा सेकंड, द्वितीय, सेकंड, नहीं समझ में आया तो अब की बार समझ लेना, सेम फॉर्मेट में 3 बार और करूंगा मैं। देखो, सिंस हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी क्या थी, F इज इक्वल ई माइनस टी एस, या U माइनस टी एस, ई माइनस टी एस, बात वही है। कहीं पर E लिखा हुआ है, कई बुक में U लिखा हुआ है, तो इसका डिफरेंस करो, डी एफ इज इक्वल डी ई, इसका ए डॉट बी से होगा टी डी एस माइनस एस डी टी, ठीक है ना। तो डी एफ इज इक्वल डी ई माइनस टी डी एस को मैं डी क्यू लिख दूं माइनस एस डी टी। फॉर्मूला क्या था कि डी क्यू इज इक्वल डी ई प्लस पी डी वी, डी क्यू बराबर डी ई प्लस पी डी वी, तो डी ई इस डी क्यू की साइड लेके तो माइनस डी क्यू, ये पी डी वी साइड है तो माइनस का पी डी वी, ठीक है ना। तो डी एफ इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस पी डी वी माइनस एस डी टी, माइनस पी डी वी माइनस एस डी टी, ठीक है ना। ये इक्वेशन 1 सिंस, तो ये एफ किसका फंक्शन होता है, देखो डिफरेंशियल वॉल्यूम का और टेम्परेचर का है, तो एफ फंक्शन होता है वी और टी का, किसका होता है, वी और टी का। संपूर्ण अवकलज लेने पर, संपूर्ण अवकलज लेने पर, ऑन टेकिंग टोटल डेरिवेटिव, ऑन टेकिंग टोटल डेरिवेटिव एफ का डी एफ, डेल एफ ओवर डेल वी, वी के लिए किया तो टी कांस्टेंट, डेल एफ ओवर डेल टी, टी के लिए किया तो वी कांस्टेंट। ये इक्वेशन 2, 1 और 2 का कंपेयर करो, 1 और 2 का कंपेयर, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2,
ठीक है, dv की जगह dv, इस जुगाड़ की जगह ये माइनस पी आ रहा है, तो डेल एफ ओवर डेल वी, कांस्टेंट क्या है टी, तो यहां पर आ गया माइनस पी। अब डेल एफ ओवर डेल टी, इसकी जगह पर क्या आ रहा है माइनस एस, और यहां पर कांस्टेंट क्या है वी, और ये माइनस एस, ये इक्वेशन 3। ठीक है, अब जो प्रॉपर्टी थी वो अप्लाई करूं एफ का, देखो v और t के रिस्पेक्ट में है, v के रिस्पेक्ट में करके चाहे t के रिस्पेक्ट में कर दो, या फिर इसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं, इसका उल्टा कर दो, डेल टी डेल वी कर दो, ये लो, बात एक ही है, एक ही बात है ये, ठीक है ना, आगे पीछे कर सकते हैं। अब देखो पहले जब t के लिए करेंगे तो v कांस्टेंट, तो डेल अपन डेल वी को बाहर रख लो, पहले क्या किया t के लिए किया तो v कांस्टेंट, और इसके सॉल्यूशन में फिर आपको t कांस्टेंट करना पड़ेगा। ऐसे ही यहां पर क्या किया, t को कांस्टेंट रखा, ओ डेल एफ ओवर डेल वी, तो यहां पर t कांस्टेंट किया, फिर ओवरऑल v कांस्टेंट। v कांस्टेंट किसका यूज करना है, 3 का यूज कर दो, समीकरण 3 का उपयोग कर दो। तो क्या करूं, यहां पर लिखता हूं मैं, यहां पर लेना ऑन यूजिंग इक्वेशन 3। तो देखो डेल ओवर डेल वी, डेल एफ अपॉन डेल टी की वैल्यू माइनस एस, तो माइनस एस, और कांस्टेंट क्या है टी। यहां पर डेल एफ अपॉन डेल वी की वैल्यू माइनस पी, ये माइनस पी, और बाहर क्या है डेल ओवर डेल टी, डेल ओवर डेल टी, और यहां पर कांस्टेंट क्या है वी। माइनस माइनस दोनों साइड कैंसिल, तो ये हटा दिया, ये लो हटा दिया, ये सेकंड इक्वेशन आ गई। यह है द्वितीय मैक्सवेल समीकरण है। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं सेकंड क्या है, इसको मैं पहले लिख रहा हूं डेल पी और डेल टी, वी इज इक्वल डेल एस ओवर डेल वी टी। ये सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन हो गई भाई, सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन हो गई। करो इसको, तृतीय मैक्सवेल समीकरण, थर्ड मैक्सवेल्स इक्वेशन, थर्ड मैक्सवेल्स इक्वेशन। ठीक है, ये अपन स्टार्ट कर रहे हैं एंथैल्पी से। किससे स्टार्ट करेंगे, एंथैल्पी। एंथैल्पी क्या होती है, H इज इक्वल ई प्लस पी वी। तो इसका करो डिफरेंशियल, ये डी एच डी ई का डी ई, इसका ए डॉट बी से पी डी वी प्लस वी डी पी। तो डी एच फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यहां पर यूज करो, इसकी वैल्यू क्या होती है डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू, डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू, और डी डब्ल्यू प्लस, ये शायद मेरी मिस्टेक हो गई, ये होता फॉर्मूला डी क्यू इज इक्वल डी ई प्लस डी डब्ल्यू, सॉरी। तो यहां से डी ई की वैल्यू डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू, डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी। तो डी एच डी क्यू की वैल्यू, टी डी एस डी डब्ल्यू की वैल्यू, पी डी वी प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी, ये आपस में कैंसिल आउट। तो डी एच की वैल्यू क्या बच रही है, टी डी एस प्लस वी डी पी, ये बच गई भाई डी एच। इसको कर लेना अच्छी तरह। ठीक है, अब देखो यहां पर ये h किसका फंक्शन है, डिफरेंशियल s का हो रहा है और डिफरेंशियल p का हो रहा है। इसका मतलब ये h फंक्शन है s और p का, इस h का डिफरेंशियल s और p के लिए है ना, तो ये h किसका फंक्शन हो गया, s और p का। ये इक्वेशन 1। अब इसका करना टोटल डेरिवेटिव, तो h का dh, इसका डेल h ओवर डेल s, s के लिए किया तो p कांस्टेंट, तो यहां पर ds, यहां पर डेल h ओवर डेल p के लिए किया तो s कांस्टेंट, और यहां पर dp, ये इक्वेशन 2।
करो, यहां तक करो भाई। कंपेयर करो, देखो ds की जगह ds, तो यहां पर t और यहां पर p आ रहा है, तो लिख देते हैं इसको। dh ओवर ds कांस्टेंट है p, यहां पर आ रहा है t, और डेल h ओवर डेल p कांस्टेंट है s, यहां पर आ रहा है v। सिंस अब देखो डेल स्क्वायर h s और p के लिए है, तो डेल s डेल p कर दें, डेल p डेल एस कर दें, ठीक है ना। इसको अपन और कैसे ले सकते हैं, डेल ओवर डेल एस डेल एच ओवर डेल पी, यहां पर एस कांस्टेंट यहां पर पी कांस्टेंट। ऐसे ही डेल ओवर डेल पी और डेल एच ओवर डेल एस, यहां पर पी कांस्टेंट और यहां पर एस कांस्टेंट। इक्वेशन 3 का यूज कर दो, ये है इक्वेशन 3 ये वाली। तो समीकरण 3 का उपयोग करने पर क्या आएगी वैल्यू, देखो डेल ओवर डेल एस, यहां पर इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है v, तो ये लो बाई v, और कांस्टेंट क्या है ओवरऑल p। ऐसे ही डेल ओवर डेल p, कांस्टेंट क्या है s, और इसकी वैल्यू t, ये लो बाई t, ये आ गया, ठीक है। तो यह है तृतीय मैक्सवेल समीकरण, दिस इज थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन। थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन लिखो इसको, दिस इज थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन, इसको मैं लिख भी देता हूं यहां पर। क्या आ रही है, डेल वी ओवर डेल एस पी डेल टी ओवर डेल टी ओवर डेल पी एस। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। इनको डायरेक्ट याद भी रखना है, मैं बता दूंगा लास्ट में प्रोसेस याद रखने का। तो ये 3 समीकरण हो गई। अब है लास्ट फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन। कौन सा बच गया भाई, गिब्स फ्री एनर्जी बच गई क्या, गिब्स फ्री एनर्जी। क्या लिखेंगे, सिंस गिब्स मुक्त ऊर्जा, गिब्स फ्री एनर्जी जी इज इक्वल क्या होता है, E प्लस टी एस माइनस पी वी, यही होता है ना। तो देखो डी जी इज इक्वल डी ई, इसका ए डॉट बी से टी डी एस प्लस एस डी टी माइनस पी डी वी माइनस वी डी पी। सही कर रहा हूं। अब डी जी इज इक्वल डी ई की जगह आप लोग जानते हो कि डी क्यू इज इक्वल डी ई प्लस पी डी वी होता है। क्या होता है भाई, अरे ऐसे करो ना, कहां पर लिखूं, चलो देखो डी ई की वैल्यू ये क्या होती है, डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू, और डी डब्ल्यू क्या होता है, पी डी वी।
एक मिनट, ये मिस्टेक हो गई, ई माइनस टी एस प्लस पी वी, ऐसे करो, ई माइनस टी एस प्लस पी वी ये होता है, तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस और प्लस। अब सही है, अब सही है भाई, ई माइनस टी एस प्लस पी वी। अब देखो ये किसको शो कर रहा है, आप लोग जानते हो, यहाँ पर लिख लेना साइड में कि डी क्यू इज इक्वल डी ई प्लस पी डी वी होता है, डी क्यू इज इक्वल डी ई प्लस पी डी वी। तो अब और तो ये डी ई प्लस पी डी वी है ना, ये वाला डी ई प्लस पी डी वी, इसकी जगह क्या हो जाएगा डी क्यू, तो ये डी क्यू माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी प्लस वी डी पी। अब सही है, डी जी डी क्यू की जगह टी डी एस सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी प्लस वी डी पी, ये कैंसिल आउट, तो डी जी इज इक्वल माइनस एस डी टी प्लस वी डी पी। ठीक है, तो जी किसका फंक्शन है, टी का और पी का, जी फंक्शन है टी और पी का, क्योंकि जी का डिफरेंशियल हो रहा है टाइम और प्रेशर के लिए, तो इसका टोटल डेरिवेटिव ऑन टेकिंग टोटल डेरिवेटिव, ये इक्वेशन 1, डेल जी और डेल टी टी के लिए किया तो पी कांस्टेंट और ये डी टी, प्लस डेल जी टी के लिए किया तो टी कांस्टेंट और ये डी पी। इक्वेशन 1 और 2 का कंपेयर करो, 1 और 2 का कंपेयर करो भाई, क्या आ रहा है, इसकी जगह तो ये आ रहा है और इस वी की जगह ये आ रहा है, यही आ रहा है ना, तो डेल जी ओवर डेल टी पी कांस्टेंट, तो यहां पर आ गया माइनस एस, डेल जी और डेल पी और यहां पर टी कांस्टेंट, तो यहां पर आ गया वी, ये इक्वेशन 3, ये इक्वेशन 3। अब देखो, सिंस डेल स्क्वायर जी डेल टी डेल पी और ये डेल स्क्वायर जी डेल पी डेल टी, तो इसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं, डेल ओवर डेल टी डेल जी ओवर डेल पी, यहां पर टी कांस्टेंट ओवरऑल पी कांस्टेंट, डेल ओवर डेल पी डेल जी ओवर डेल टी, यहां पर पी कांस्टेंट ओवरऑल टी कांस्टेंट, ओवरऑल टी कांस्टेंट। इक्वेशन 3 से वैल्यू पुट करो, इक्वेशन 3 से वैल्यू पुट करो तो क्या वैल्यू आएगी, देखो डेल ओवर डेल टी, इसकी वैल्यू क्या रही है v, तो ये आ गया भाई v, और कांस्टेंट क्या है p, लास्ट में क्या है डेल ओवर डेल p, ये लो भाई p, और डेल जी और डेल टी की वैल्यू माइनस एस, तो ये माइनस एस, और यहां पर क्या है t, यह है चतुर्थ मैक्सवेल समीकरण है, दिस इज फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन। इसको भी मैं लिख देता हूं, देखो इस माइनस को मैं इस साइड लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है ना, इस माइनस को इस साइड कर दूं, तो देखो यहां पर क्या आ रहा है डेल एस ओवर डेल पी, बेस में क्या है टी, माइनस उस साइड गया माइनस डेल वी ओवर डेल टी, बेस में क्या है पी, ये है फोर्थ इक्वेशन, ये है फोर्थ इक्वेशन। ये चारों इक्वेशन हो गए भाई, लिखो इसको, इसको लिखो भाई, कर लिया होगा। अब इनको याद रखने का प्रोसेस देखो, चारों के चारों समीकरण इंपॉर्टेंट है, आपके फिजिकल केमिस्ट्री में इसको बहुत बार पूछा जाता है, सेम टू सेम डेरिवेशन है, यहां पर सीख लो, वहां पर सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो कई बार 1.5 नंबर का क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है कि राइट डाउन द ऑल फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशंस, मैक्सवेल की चारों समीकरण लिखिए, और 1.5 नंबर का क्वेश्चन, तो फिर ये याद कैसे रहे, तो याद रखने की ट्रिक देखो क्या है वो,
ट्रिक टू रिमेंबर REM रिमेंबर मैक्सवेल इक्वेशंस। देखो ऐसे करना है, SPTV, ये चारों वर्ड याद है ना? नहीं याद तो ऐसे लिख लेना, सिर पर तिलक वाला, हिंदी में सिर पर तिलक वाला। अब इंग्लिश में मत पूछना भाई, हम तो जानते नहीं सिर क्या होता है, तिलक क्या होता है ना। इंग्लिश में ऐसे याद रखना, स्पेशल प्रोग्राम ऑन टीवी, स्पेशल प्रोग्राम ऑन टीवी, सिर पर तिलक वाला, ये वर्ड, ठीक है ना। अब ऐसे करना है, डेल ओवर डेल यहां पर 1, यहां पर 2, ये पर 3 और यहां पर 4, ये याद रख लेना। यहां पर 2 है तो यहां पर 2, यहां पर 4 है तो यहां पर 4, ये कहानी चलेगी पूरे में भाई। ये इक्वेशन याद रख लेना, 1 2 3 4। अब देखो कैसे आएगी, अब देखना, फर्स्ट एंड, ये हिंदी में लिख देता हूं, इंग्लिश ही सही है, फर्स्ट एंड फोर्थ इक्वेशन आर नेगेटिव, नेगेटिव साइन है, आर इन नेगेटिव साइन, ये भी याद रखना आपको, पहली और फोर्थ नेगेटिव साइन के साथ में। सेकंड पॉइंट, सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन आर इन पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव है। अब देखो थर्ड, आर इन नेगेटिव साइन एंड एक तो ये, थर्ड, फर्स्ट इक्वेशन कैसी होगी, 4, फर्स्ट इक्वेशन स्टार्ट फ्रॉम 4, फोर्थ पोजीशन एंड गोइंग इन एंटी क्लॉकवाइज, गोइंग इन एंटी क्लॉकवाइज। फिर 4, सेकंड इक्वेशन स्टार्ट फ्रॉम थर्ड पोजीशन एंड गोइंग इन एंटी क्लॉकवाइज। फिफ्थ, 4, थर्ड इक्वेशन, सॉरी फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन starts from second position and going in anti-clockwise. Sixth, fourth equation starts from first position, फर्स्ट पोजीशन, ऐसे चलना, एस से पी, पी से टी, टी से वी, वी से वापस पी, ऐसे, एंड गोइंग एंटी क्लॉकवाइज। हो गया बस, चारों इक्वेशन याद हो गई। 1 2 3 4 पोजीशन याद रख लेना। साथ में याद रखना है कि फर्स्ट और फोर्थ में यहाँ पर नेगेटिव लेना है, सेकंड और थर्ड में यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 4, यहाँ पर 2 तो यहाँ पर 2। एक बताता हूँ मैं आपको, एक बता रहा हूँ, फर्स्ट एंड फोर्थ। ये लो देखो, मैं एग्जाम्पल के थ्रू, डेल ओवर डेल, डेल ओवर डेल लिख दिया, लिख दिया। फर्स्ट नेगेटिव में है तो ये लो भाई, नेगेटिव लिया मैंने, ले लिया नेगेटिव। अब देखो आगे, फर्स्ट इक्वेशन कहां से स्टार्ट करनी है,
फोर्थ पोजीशन से स्टार्ट होना है, फोर्थ से स्टार्ट होना और एंटी क्लॉकवाइज चलना है, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे। तो फोर्थ पोजीशन ये, तो एस पी टी वी, एस पी टी वी एंटी क्लॉकवाइज। अब ये वी है तो ये वी, ये एस है तो ये एस। देख लो भाई ये इक्वेशन, ये इक्वेशन है। अब मैं सेकंड और बता रहा हूं। सेकंड के लिए देखो, डेल ओवर डेल, डेल ओवर डेल, इसमें नेगेटिव लेना नहीं है। क्या करना है, फॉर सेकंड इक्वेशन स्टार्ट फ्रॉम थर्ड पोजीशन। थर्ड कौन सी, ये एस पी टी वी एंटी क्लॉकवाइज। अब ये वी है तो ये वी, ये है तो टी। सेकंड इक्वेशन एज इट इज। थर्ड देखो, डेल ओवर डेल, डेल ओवर डेल। थर्ड के लिए कहां से स्टार्ट होना, सेकंड पोजीशन से। सेकंड पोजीशन कौन चाहिए, ये वाली एस पी टी वी। ये एस है तो ये एस, ये पी है तो ये पी। देख लो भाई ये इक्वेशन थर्ड। अब लास्ट है फोर्थ। फोर्थ देखो, डेल ओवर डेल, डेल ओवर डेल, फोर्थ नेगेटिव, फर्स्ट से स्टार्ट एस पी टी वी। ये पी है तो ये पी, ये टी है तो ये टी। ये लो भाई, ये रही। ऑल मैक्सवेल इक्वेशन आर कंप्लीट रिमेंबरिंग बाय दिस ट्रिक। ठीक है, अब क्या करना है, ये चारों इक्वेशन हो गई और इन मैक्सवेल इक्वेशन की कुछ एप्लीकेशंस है जो अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, इनको अच्छे प्रकार से स्टडी कर लेना, इनकी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। ठीक है भाई।